हेलो एवरीवन। स्टार्ट करते हैं 7th क्लास का ज्योग्राफी का चैप्टर 4 है एयर। उसके क्वेश्चन आंसर्स हम इस वीडियो में करेंगे जो जो चीज़ें हैं ना। सबसे पहला क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट इज व्हाट इज द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर होता क्या है, ठीक है। सो एटमॉस्फेयर इज समथिंग, बेसिकली हमारे जो अर्थ है उसके ऊपर एक ब्लैंकेट है एयर का, ठीक है। ये जो ब्लैंकेट है इसी को हम लोग एटमॉस्फेयर बोलते हैं। So our earth is surrounded by a huge blanket of air which is called atmosphere। और जितने भी लिविंग बींग्स हैं अर्थ पे वो इस एटमॉस्फेयर पे डिपेंडेंट है सर्वाइवल के लिए। मतलब जितने भी लिविंग बींग्स आप मान लीजिए कोई भी हो, ये सब के सब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दे ऑल आर डिपेंडेंट ऑन द एटमॉस्फेयर। इट प्रोवाइड अस विद द एयर वी ब्रीथ एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द सन रेज। ये हमें प्रोवाइड करता है क्या, जिस एयर में हम ब्रीथ करते हैं ये एयर हमें प्रोवाइड करता है और हमें जो सन की हार्मफुल रेज है उससे बचाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टू गैसेज मेक द बल्क ऑफ द एटमॉस्फेयर। यानी कि अगर मैं बोलूं कौन सी दो गैसेज हैं जो कि ज्यादा से ज्यादा एयर मतलब जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो फर्स्ट वुड बी नाइट्रोजन। आपको पता ही है कि नाइट्रोजन का जो क्या कहते हैं अमाउंट है वो काफी ज्यादा है। एंड इसके अलावा ऑक्सीजन, ये दोनों बनाती हैं बल्क ऑफ द एटमॉस्फेयर। बाकी गैसेस थोड़े थोड़े अमाउंट में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। विच गैस क्रिएट अ ग्रीन हाउस इफेक्ट इन द एटमॉस्फेयर। कौन सी गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट जनरेट करती है। देखो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट एक्चुअली में होता है इसके अंदर हीट आती है पर बाहर नहीं जाती, ठीक है। तो इस वजह से ना कहीं पे जब वहाँ बहुत ज़्यादा टेम्परेचर सूटेबल ना हो वहाँ पे भी हम प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी लिखी है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ऐसी गैस है जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करती है, ठीक है। और व्हाट इज द वेदर, ये जो वेदर है ये क्या है इसके बारे में पूछा गया है। जो डेली टू डेली चेंज होती है चीज, द आर टू आर और द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। सपोज अभी मैं बोलूं वेदर बहुत अच्छा है, आधे घंटे बाद मैं बोल सकती हूँ बहुत धूप आ गई, वेदर अच्छा नहीं है। सो समथिंग विच कैन चेंज फ्रॉम आर टू आर और डे टू डे कंडीशन, जो एटमॉस्फेयर की डे टू डे कंडीशन चेंज होती है उसको हम लोग वेदर बोलते हैं। वेदर बहुत ज़्यादा चेंज हो सकता है एक ही दिन के अंदर और इसको हम लोग क्लासिफाई करते हैं हॉट, ड्राई, कोल्ड, वेट एंड सनी, ठीक है। इस तरह से हम इसको क्लासिफाई करते हैं। नाउ नेम 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल। 3 तरह की रेनफॉल के बारे में बताइए। द 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल आर एज फॉलोज। कन्वेक्शन रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल या फिर उसको रिलीफ रेनफॉल भी बोलते हैं, या फिर साइक्लोनिक रेनफॉल। सो ऑल दीज टाइप्स ऑफ जो रेनफॉल है इनके बारे में जो एनसीईआरटी में फोटो मतलब पिक्चर दी हुई है वो मैंने यहाँ पे आपकी पेस्ट कर दी है ताकि आपको अलग से ढूंढना ना पड़े। सो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल। नाउ व्हाट इज एयर प्रेशर। देखो एयर प्रेशर हम उसे बोलते हैं जो प्रेशर वेट, जो एयर है ना, एयर का वेट होता है अपना खुद का, तो वो जो प्रेशर हम पे एग्जर्ट करती है ऑन द अर्थ सरफेस उसको हम लोग एयर प्रेशर बोलते हैं। जितना ज्यादा आप लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर से ऊपर जाते जाओगे, मतलब सिंपल सी चीज मैं आपको बताती हूँ, अगर हम सी की साइड पे खड़े हैं, ठीक है, सी से आप जितना ऊपर जाओगे आप माउंटेन एरिया में जाओगे, क्योंकि माउंटेन एरिया में जब आप ऊपर जाते हो ना तो एयर का कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है, तो उस वजह से जो प्रेशर वो एयर डालती है वो भी डिक्रीज होता है, ठीक है। तो इसीलिए वी कैन से कि बेसिकली जितना आप ऊपर जाते जाओगे उतना जो एयर प्रेशर है वो डिक्रीज होता जाता है। एज वी गो अप द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर द प्रेशर फॉल रैपिडली। जितना ज्यादा हम ऊपर जाते जाएंगे वो जो प्रेशर है वो गिरता जाएगा। द एयर प्रेशर इज हाईएस्ट एट सी लेवल। जो ये एयर प्रेशर है वो सी लेवल पर हाईएस्ट है एंड डिक्रीजेज विद हाइट, मतलब कि नीचे सी लेवल पे बहुत ज्यादा होता है और जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे आप नोटिस करोगे कि वो डिक्रीज होता जा रहा है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज टिक द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल सन रेज। कौन सी गैसेस हैं जो प्रोटेक्ट करती हैं हमको हार्मफुल सन रेज से। सो आपने पढ़ा ही होगा ओजोन लेयर जो होती है वो हमको हार्मफुल सन रेज से बचाती है, हमें डैमेज नहीं होने देती, क्योंकि जो यूवी रेडिएशन निकलती हैं उसमें से उससे काफ़ी सारी प्रॉब्लम जनरेट होती हैं। तो ये ओजोन लेयर जो स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट होती है ये हमें उससे बचाती है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर है एटमॉस्फेयर की वो कौन सी है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर वुड बी ट्रोपोस्फेयर, या फिर हम उसको बोल सकते हैं कि ए, क्योंकि यहाँ पे ही आपको मोस्टली जितने भी हम एक्टिविटीज करते हैं सारी हवा जितनी भी है जो हमें चाहिए वो सब कुछ ट्रोपोस्फेयर में आता है। फिर धीरे धीरे आप ऊपर जाते जाएंगे, धीरे धीरे एयर भी डिक्रीज होती जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज फ्री फ्रॉम क्लाउड।
इसमें से कौन सी ऐसी लेयर है जो फ्री है क्लाउड से? द राइट आंसर वुड बी स्ट्रेटोस्फेयर. इट इज फ्री फ्रॉम द क्लाउड, वहां पे क्लाउड नहीं होता है. ठीक है. एज वी गो अप टू द लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, द प्रेशर, जितना आप ऊपर जाते जाओगे, ऊपर जाते 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 सी लेवल से ऊपर जाओगे, प्रेशर डिक्रीज होना शुरू कर देगा. ठीक है. तो प्रेशर डिक्रीज होगा. व्हेन प्रेसिपिटेशन कम डाउन टू अर्थ इन द लिक्विड फॉर्म, इट इज कॉल्ड. जब प्रेसिपिटेशन, ठीक है, जो भी चीजें होती हैं लिक्विड वगैरह हैवी होके नीचे आता है, तो ऑल्दो प्रेसिपिटेशन कैन बी इन द फॉर्म ऑफ स्नो एज वेल, लेकिन उसने पूछा है लिक्विड फॉर्म, तो लिक्विड फॉर्म में इट वुड बी रेन ओनली. ठीक है. नाउ ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, विच इज क्वेश्चन थर्ड. मैच द फॉलोइंग. नाउ मैच द फॉलोइंग में हमें इन चारों को, जो सबसे सेट ऑप्शन है उसके साथ मैच करना है. सो ट्रेड विंड को हम जनरली मैच करते हैं, मतलब जो ट्रेड विंड कहलाती है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द परमानेंट विंड. सो हम लोग इसको ई के साथ मैच कर सकते हैं. लू जनरल नॉर्मल आसपास जो चलने वाली विंड है, सो दैट वुड बी लोकल विंड. एंड देन मॉनसून की अगर हम बात करें, मॉनसून सीजन के अकॉर्डिंग आती है, सो दैट वुड बी अ सीजनल विंड. एंड द नॉर्मल विंड जो होती है बेसिकली होती क्या है, दैट इज द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर. जो नॉर्मल एयर की हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होती है उसको हम लोग विंड की कैटेगरी में डालेंगे. ठीक है. नाउ गिव रीजन में है, वेट क्लोथ्स टेक लॉन्गर टाइम टू ड्राई ऑन ह्यूमिड डेज. जो गीले कपड़े होते हैं उनको ज्यादा टाइम लगता है ड्राई होने में एक ह्यूमिड डेज में. ठीक है. तो क्या आंसर होना चाहिए? देखिए, वेट क्लोथ्स जो होते हैं ना, वेट क्लोथ्स को ज्यादा टाइम इसलिए लगता है क्योंकि ह्यूमिड डे में जो अमाउंट ऑफ मॉइस्चर है, ठीक है, अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन द एयर, अमाउंट ऑफ मॉइस्चर यानी हवा में जो पानी का कंटेंट है वो ज्यादा होता है. तो जनरली जब ड्राई सीजन होता है तो अमाउंट ऑफ मॉइस्चर एयर में कम होता है, तो जल्दी से जो पानी है वो हवा सोख लेती है. लेकिन ह्यूमिड डेज में इसको करने में दिक्कत होती है, बिकॉज यहाँ पे जो ह्यूमिड डे है उसमें एयर ज्यादा ह्यूमिडिटी है, उसके अंदर ज्यादा मॉइस्चर है, ड्यू टू विच जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है उस पर फर्क पड़ता है. रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज हो जाता है और एयर एब्जॉर्ब करती है, या फिर हम कह सकते हैं वो सोख करती है कम पानी फ्रॉम द क्लोथ्स. ठीक है. नेक्स्ट पे आते हैं, अमाउंट ऑफ इंसोलेशन डिक्रीज फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल. ठीक है. इंसोलेशन क्या होता है? इनकमिंग सोलर एनर्जी जो अर्थ पे आ रही है, दैट इज द इंसोलेशन. लेकिन वो कह रहा है कि अमाउंट ऑफ इंसुलेशन डिक्रीज करता है इक्वेटर से पोल्स की तरफ. अमाउंट ऑफ इंसुलेशन डिक्रीज करता है इक्वेटर से पोल की तरफ बिकॉज सन रेज फॉल्स वर्टिकली ऑन द इक्वेटर एंड स्लैंट ऑन द पोल्स. देखो, जो इक्वेटर होता है वहां पे एकदम वर्टिकल पड़ती हैं, तो डायरेक्ट पड़ने की वजह से बहुत हीट होती है, लेकिन सेम जो पोल एरिया होता है वहां पे स्लैंटिंग वे में पड़ती है, तो उतना ज्यादा वो हीट अप नहीं होता एरिया, वहां पे इतनी हीट नहीं जाती है. ठीक है. सो आई थिंक दैट वाज इट. बहुत छोटी सी एक्सरसाइज थी ये और हम लोगों ने कवर कर ली है. ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप लोग मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट ऑप्शन जरूर एक्सप्लोर कीजिएगा. प्लेलिस्ट पे मैंने 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th बायोलॉजी भी इनको कवर किया है. मोस्टली इनकी साइंस और एसएसटी को कवर किया है, जिसको आप चेक कर सकते हो. और ये सारी चीजें आपको जो लिंक है 7th के वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. थैंक यू सो मच. हैव ए नाइस डे. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो.